बहुत बहुत स्वागत है हायर एजुकेशन में आप सभी का। हम आज से पढ़ेंगे हायर एजुकेशन में। अभी तक हमने पढ़ा था कि स्वतंत्रता के समय कैसे एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया में स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे जब भारत स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट इंडिया में कैसे शिक्षा का, आज हम उसी को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे इसमें भी हम चूंकि मुख्य मुख्य बातें क्या हैं एग्जाम पर्पज से, उनको मैंने और शॉर्ट कर दिया है, तो वो हम यहाँ पर देख के चलेंगे। अब इसमें भी हमको मेनली कमीशंस ही देखना है, क्योंकि कमीशंस के आधार पर ही जो है सारा डेवलपमेंट हुआ है, सारा स्ट्रक्चर जो हम आज देख रहे हैं, हायरार्की एक देखते हैं एजुकेशन सिस्टम में, वो इन्हीं एजुकेशन कमीशंस के बेस पर तैयार की गई थी। तो सबसे पहले हमारा कौन सा था? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में जो आया था। इसी को हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कल भी आप लास्ट क्लास में भी आपको ये चीज बताई थी कि जिस आयोग का जो प्रेसिडेंट फर्स्ट होता है उसके नाम पे भी उस कमीशन को या आयोग को जाना जाता है। यह इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था। इसका स्टेबलाइजेशन यानी स्थापना इसकी कब की गई थी? 4 नवंबर 1948 को। आजाद हम हुए थे 47 में, और उसके एक साल बाद ही ये कमीशन जो है आ गया था। इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की? कोई भी आयोग आता है, अपना काम करता है और उसके बाद में अपना एक प्रतिवेदन या रिपोर्ट जिसने उसको बनाया उसको प्रस्तुत करता है। तो ये जो कमीशन बना था इसने अपनी वो रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? 25 अगस्त 1949 को। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव, बनाया क्यों गया था? ये बनाया इसलिए गया था टू स्टडी द यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन, जो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा है उसका अध्ययन करने के लिए, उसमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार किए जाने हैं, इसके लिए इसको लाया गया था। दूसरा पॉइंट है ट्रेंड फॉर डेमोक्रेसी, यानी हम आजाद तो हो गए लेकिन क्या हम स्वतंत्र रूप से अकेले लोकतंत्र को चला पाएंगे? उस चीज के लिए कॉन्फिडेंस भी लाना और उसके लिए तैयार भी करना, डेमोक्रेसी के लिए तैयार करना। एजुकेशन के थ्रू बच्चे ही तो आगे जाके कहीं ना कहीं लीड करेंगे। नींव होती है एजुकेशन में ही, जिसको जो बनना है वहीं से तो आता है। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो सारी चीजें वहीं होती हैं। तो यहाँ पे लीडरशिप के लिए डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग तैयार करने के लिए इसको लाया गया था। मेन रिकमेंडेशन इसकी क्या थी? मुख्य सिफारिशें इसने कौन कौन सी बात कही? इसने कहा कि जो यूनिवर्सिटी है उसमें स्टूडेंट की संख्या कितनी होनी चाहिए? कोई भी यूनिवर्सिटी है उसमें जो एनरोल्ड स्टूडेंट है, नामांकित बच्चे हैं, उनकी संख्या 3000 होना चाहिए। और जो कॉलेज है उनमें 1500 होना चाहिए स्टूडेंट्स, कम से कम एनरोल्ड होने चाहिए। और जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर उनको 12वीं पास होना अनिवार्यता है, मतलब अनिवार्य रूप से वो 12th क्लियर करके आए हो। ऐसा नहीं है 12th फेल को भी हम दे रहे हैं एडमिशन, ये एक उन्होंने कहा। प्लस उन्होंने डिवीजन और परसेंटेज की बात भी की। यहाँ इससे पहले ये एक एकदम अलग पॉइंट है, यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट है कि डिवीजन की बात और परसेंटेज की बात सबसे पहले किसमें की गई? डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन या फिर फर्स्ट एजुकेशन कमीशन, उसमें की गई ये बात। अब उसका क्राइटेरिया भी डिसाइड किया है। परसेंटेज अगर ये बता रहे हैं तो अगर 70% है तो उसको कहेंगे फर्स्ट डिवीजन, 70% और अबव। 55% से 70% तक का क्या हो जाएगा? सेकेंड डिवीजन। और 40% से नीचे है तो वो हो जाएगा थर्ड डिवीजन।
ये उन्होंने क्राइटेरिया भी बता दिया कि ऐसा करना चाहिए। University Grant Commission should be stabilized on the basis of adopted model of United Kingdom UGC with one all-time president and other members। ये किसकी तर्ज पे बनाया गया? जो यूनाइटेड किंगडम का यूजीसी था उसकी तर्ज पे इसको बनाया गया, उसके मॉडल पे बनाया गया। उसमें क्या रहेगा? एक तो वन ऑल टाइम, मतलब पूरे समय के लिए, पूर्णकालिक जिसको बोलते हैं। जैसे हमारे राज्यसभा और लोकसभा दो चीजें होती हैं, तो उसमें राज्यसभा में कभी भी चुनाव नहीं होते हैं, उसमें होता है ना 2/3 लोग, हर एक टाइम है फिक्स, उसके बाद वो रिटायर्ड होते जाते हैं, तो उसका कभी भी वो भंग नहीं होती है राज्यसभा। ऐसे ही इसमें इन्होंने बोल दिया एक ऑल टाइम क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा जो चेंज नहीं होगा। अब वो चेंज नहीं होगा, बीच में उसका चुनाव नहीं होगा, अब डेथ ही हो गई या एक एज के बाद उससे बनी नहीं रहा, वो एक अलग बात है। बाकी अदर मेंबर्स उसमें रहेंगे, ये बदल सकते हैं। फिर एजुकेशन शुड बी एडेड इन current list, but the central government have to right to formulate policies। यानी कि concurrent लिस्ट, मतलब जो एक लिस्ट बनाई गई है उसके बेस पे रहेगी गवर्नमेंट, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसमें चेंज कर सकती है। जो एक एजुकेशन का प्लान बनाया गया है, और यहाँ से समझ लेते हैं इसको। ये शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाएगा, है ना। समवर्ती सूची जो हमारे क्या होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो है कार्यों का बंटवारा करके रखा है कि जैसे पानी की व्यवस्था कौन करेगा, सड़क निर्माण कौन करेगा, ऐसे ऐसे कुछ जो काम होते हैं, उन कामों की एक लिस्ट है, ऐसा समझ लीजिए। तो 3 लिस्ट हैं, एक होती है केंद्र की लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक होती है स्टेट की लिस्ट, राज्य सरकार की, और तीसरी होती है समवर्ती सूची, जिस पे ये दोनों ही काम कर सकती हैं, ये भी कर सकती है और ये भी कर सकती है। लेकिन अब इसमें शिक्षा को यानी एजुकेशन को इस सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में, लेकिन उसमें उस डिसीजन में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। कोई पॉलिसी उसको ऐसी लगी कि ये यूजफुल नहीं है, अनावश्यक है, इसको हटाना है तो हटा देगी, और कोई चीज ऐसी लग रही है कि ये होना चाहिए थी लेकिन नहीं है, तो वो उसमें भी इंटरफेयर कर सकती है। अब ग्रेजुएशन एक चीज और इन्होंने बता दिया, यानी इन्होंने ड्यूरेशन भी बता दिया किस क्लास का हायर एजुकेशन पे, ये आया हायर एजुकेशन के लिए था, किस क्लास के लिए कितना कितने वर्ष की अवधि होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन यानी 3 वर्ष का होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 वर्ष का, और रिसर्च 2 वर्ष का। आज जो रिसर्च होती है आज की डेट में वो कितने वर्ष की होती है? मिनिमम 3 और मैक्सिमम, अभी उसकी देख लीजिए, मैंने देखी है 6-6 साल तक भी चल रही है रिसर्च। तो आखिरी का पीछे का 6 साल का तो रहता ही है यूजीसी, अगर फेलोशिप वाली कोई है तो उसमें तो बना ही रखा है, लेकिन वहीं उसके नियमों में लिखा हुआ 8 वर्ष तक भी लिखा हुआ है कि अगर कोई एक्सटेंड भी कराता है किसी कारण से तो 8 वर्ष से 8 ईयर से अधिक टाइम का नहीं होना चाहिए। पहले लेकिन 20-20 सालों तक भी चलती थी। तो एक यहाँ जो इन्होंने टाइम दिया है शोध का, वो 2 वर्ष का तो दिया ही दिया है, हमको इसी का ध्यान रखना है। कार्य दिवस यानी वर्किंग जो डेज होते हैं उनको कितना बोला है इन्होंने, 180 डे वर्किंग डेज रखे जाएं। परीक्षा के दिनों को छोड़कर, परीक्षा के जो दिन है वो इसमें काउंट नहीं होंगे। हायर एजुकेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाए, कला यानी आर्ट, साइंस एंड वोकेशनल एंड टेक्निकल, इनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट हो, ये भी इन्होंने बोला है। तो
यहाँ दिख रहा है, ये सब सभी चीजें पहली बार ही आई हैं। इससे पहले किसी भी कमीशन में, किसी भी चार्टर्ड एक्ट में या किसी भी उसमें कमीशन में ये बात नहीं आई। यहाँ पे पहली बार ये चीजें आ रही हैं। कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, और ये हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो पैटर्न इस कमीशन में बना था पीएचडी को छोड़ के, बाकी ये पैटर्न आज भी हमारे यहाँ ऐसे ही एज इट इज चल रहा है। कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र संबद्ध कॉलेज की स्थापना की जाए। कि एफिलेटेड कॉलेज इन इन सब्जेक्ट के लिए एफिलेटेड कॉलेज बनाए जाए, ताकि अब एक यूनिवर्सिटी में कितने ही भर लेंगे, तो एफिलेटेड कॉलेज करें। अगर किसी के रूल्स एंड रेगुलेशन किसी यूनिवर्सिटी के अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहा है, तो वो अपनी फ्रेंचाइजीज के तौर पे एफिलेटेड कॉलेज बना दे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और इसका नाम क्या है, लक्ष्मी नारायण मुदलियार। इसके पहले अध्यक्ष थे, इसलिए इसको मुदलियार आयोग भी कहा जाता है। लक्ष्मण स्वामी, सॉरी, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट होने के कारण इसको मुदलियार आयोग भी कहा जाता है। कब स्टेबलाइज हुआ, 1952 में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन तो इम्पोर्टेंट है, एक जो पढ़ चुके हैं, एक जो पढ़ रहे हैं, और एक इसके बाद महिला आयोग आएगा, उससे भी इम्पोर्टेंट है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक के बाद एक हम पढ़ रहे हैं। इस आयोग का गठन कब किया गया, 23 सितंबर 1952 को, और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1953 में। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना, पुनर्गठन के उपाय सुझाना। कि जो ठीक, मतलब समीक्षा का मतलब क्या होता है, बात करते हैं लोग, कोई कार्यक्रम हुआ हमारे घर में, शादी ब्याह हुआ, फिर जब हो गया संपन्न कार्यक्रम, घर के सारे लोग एक साथ बैठ जाते हैं, गोल घेरा बना के सब बताते हैं, ये आई थी इनने ऐसा कहा, ये आई थी इनने ऐसा कहा, मतलब सबकी फिर चर्चा है, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, ये काम बहुत अच्छा हुआ, वो सब बातें होती हैं। तो यही है कि अभी तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, माध्यमिक शिक्षा पे क्या काम चल रहा था, उस सब की बात करना, कौन सी चीजें हटाना है, कौन सी नई ऐड करना है, वो हो जाता है पुनर्गठन, री स्टेबलाइजेशन। भारत में प्रांत के माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण मानक का अध्ययन करना। सिलेबस फिर से देखना, और टीचर टीचर के बारे में बात कही, टीचर स्टैंडर्ड, शिक्षण मानक का अध्ययन करना, मतलब टीचर का जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में बात करना, कि ऐसा तो नहीं 10वीं फैली टीचर पढ़ाए जा रहे हैं, उनकी खुद की एजुकेशन क्या है, और उन टीचर्स के जो पेमेंट है, सैलरी है, सेवा की शर्तें हैं, उनके बारे में अध्ययन करना। प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करना, कि हर जगह जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उतने स्कूल हैं भी या नहीं है, इस बात को देखना। माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली का क्या करना, अध्ययन करना। परीक्षा कैसे ली जा रही है, जैसे हम पौधे में पढ़ रहे थे कि 10 लोग, भिक्षु लोग बैठ जाते थे सामने, और उन्होंने बच्चे से कुछ प्रश्न किए, और फिर उसको उन्होंने सबने मिलके एक रिजल्ट दे दिया कि हाँ ये भिक्षु शिक्षा यानी कि पीएचडी के काबिल है या नहीं है। और ऐसे ही गुरुकुल पद्धति की अगर बात करें, तो वहां पे क्या होता था, जो गुरु वेद पढ़ाता था उनको वही डिसाइड करता था, बच्चे से कुछ थोड़े बहुत प्रश्न पूछ के कि बच्चा अगले वेद के लिए योग्य है कि नहीं है। ऐसे ही कौन सी परीक्षा प्रणाली चल रही है, यहाँ पे लिखित परीक्षा हो रही है, नहीं हो रही है, सरल प्रश्न पूछे जा रहे हैं या बहुत कठिन, बच्चे की योग्यता से, उसकी उम्र से ज्यादा कठिन पूछे जा रहे हैं, इन सब चीजों को देखना। प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना और उनके उपाय सुझाना, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कि बच्चे बहुत दूर दूर तक पैदल तो नहीं चले जा रहे हैं, जंगल का रास्ता तो नहीं पड़ रहा है, ये इस टाइप की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अध्ययन करना। और इसकी जो रिकमेंडेशंस थी, ये तो उन्होंने सारे, ये ऑब्जेक्टिव थे किस लिए बनाया गया।
अब उन ऑब्जेक्टिव के बेस पर इन्होंने अध्ययन किया, जब अध्ययन कर लिया तो रिकमेंडेशंस क्या क्या दी अपनी रिपोर्ट में। माध्यमिक शिक्षा हेतु अध्ययन अवधि कितना होना चाहिए, 7 वर्ष, तथा बालकों की आयु कितनी होना चाहिए, 11 से 17 वर्ष। इस चीज को समझ लीजिए कि यहाँ 11 से 17 वर्ष ले रहे हैं, मतलब क्लास कौन सी हो रही है, 6 to 12। 7 वर्ष की आयु में बच्चा कहाँ आ रहा है। अच्छा, ये तो 7 में तो प्राइमरी ही चलेगी, 11 से, हाँ 7 वर्ष की अवधि है, ड्यूरेशन है 7 वर्ष। तो एज यहाँ से शुरू हो रही है, 11 साल की उम्र में आया वो 6th में, और 17 साल की उम्र में आ गया 12th में। और यहाँ पे डिवाइड कैसे कर दिया उसको, जूनियरी, जो 6 to 8 रहेगा उसको बोल रहे हैं जूनियर सेकेंडरी, और सीनियर सेकेंडरी बोल रहे हैं 9, 10th, 11th, 12th। ये ऐसे इन्होंने डिवाइड कर दिया। एजुकेशन का जो लैंग्वेज है उसको 3 भागों में बांट दिया। प्राइमरी में मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, मतलब इन तीनों में दी जाएगी। मातृभाषा प्राइमरी सेकेंडरी का नहीं है, यहाँ पे मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा, इन तीनों की शिक्षा दी जाएगी। तीनों माध्यम इसमें एजुकेशन में रहेंगे। कक्षा 11 को माध्यमिक शिक्षा में जोड़ा जाए, इससे पहले नहीं थी इसलिए इनने रखा। कक्षा 12 को माध्यमिक शिक्षा से हटाकर डिग्री कोर्स में जोड़ा जाए, ये इन्होंने एक नई बात कह दी। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए अलग से विद्यालय हों, जो कि हुए। जो ब्लाइंड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए अलग होते हैं स्कूल, ब्रेल लिपि से वो पढ़ते हैं। जिनको सुनने में प्रॉब्लम है उनके लिए अलग स्कूल होते हैं, बोलने वालों के लिए अलग स्कूल होते हैं। अलग अलग स्कूल से ज्यादा संस्थाएं होती हैं, ऐसे बालकों को वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेन किया जाता है। आजकल स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए, जिनको हिंदी में हम दिव्यांश आजकल हमने नया शब्द दे दिया है, उनके लिए अलग एक इंस्टीट्यूशंस बनाए जाने की बात सबसे पहले किसने की, मुदलियार कमीशन ने या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। इस बात को जो जो अलग पॉइंट्स हैं उनको बिल्कुल कंपैरेटिव स्टडी में डाल दीजिए उन सब पॉइंट्स को। विविध पाठ्यक्रमों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रणाली की स्थापना की जाए। डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस हों हायर सेकेंडरी प्रणाली की 9, 10, 11 में। शैक्षिक होता है ना, अब ये विभिन्न पाठ्यक्रमों का क्या है, साइंस ले लिया किसी ने, साइंस बैकग्राउंड वाले बायो ले लेंगे, मैथ्स ले लेंगे, ये आ जाएंगे। और आर्ट्स वाले क्या ले लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे करके इनका सिलेबस, यहाँ डिफरेंट सिलेबस की बात हो रही है। शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन पर जोर दिया जाए, मतलब टीचिंग और जो वोकेशनल एजुकेशन है उसका गाइडेंस देते जाए, इंटरेस्ट देखें बच्चों की। एक प्रकार से काउंसलिंग की बात हो रही है कि बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको उस साइड भेजने का मार्गदर्शन किया जाए, गाइड किया जाए उसको कि अच्छा तुम्हें, मतलब तुम्हारी मेमोरी बहुत शार्प है, तुम्हें हिस्ट्री की चीजें याद हो जाती हैं, तो तुम इधर जा सकते हो, प्रोफेशनल मतलब प्रोफेसर बनने वाली लाइन में जा सकते हो। और तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है, कुछ लोग करते रहते हैं जोड़ तोड़, तो उनके लिए बता देंगे कि तुम साइंस में जाओ। ये बताना टीचर को, बच्चे के इंटरेस्ट दिख जाता है क्लास में, जो बच्चा जैसा रहता है, क्या उसका स्ट्रांग है और क्या वीक है। पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जाए, ऐसा नहीं सिर्फ बोर्ड पे लिखाते चले जा रहे हैं टीचर और बच्चे कॉपी में उतारते चले जा रहे हैं। ये पढ़ाने के सुधारने के तरीकों में सुधारने की बात है। यहाँ इंटरेस्टिव वे में उनको एजुकेशन दी जाए, ये भी बात नहीं, ये सारी चीजें एकदम अलग बात की गई है इस एजुकेशन कमीशन में। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत फास्ट तो नहीं हो रही सब चीजें। माइक ऑन करके बताना पड़ेगा आपको। नहीं मैम। नहीं, व्हाट नहीं समझ में आ रहा है हाँ। नहीं समझ में आ रहा है मैम। ओके ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट हमारा है दुर्गाबाई देशमुख समिति
इन्होंने क्या किया, अब जहां भी महिला से रिलेटेड एजुकेशन की बात आए वहां दुर्गा बाई देशमुख का समिति का नाम मुख्य रूप से याद रखिएगा। इंडिपेंडेंस इंडिया की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट इंडिया की, वहां पे हमने पहले पढ़ा था, सबसे पहले वुड डिस्पैच में बात की गई थी। वेद काल में तो बराबरी का अधिकार था, बराबर से हम शिक्षा दे रहे थे, महिलाओं को कोई भेदभाव नहीं था। और उसके बाद हमने देखा बौद्ध पीरियड में क्या हो गया था, उत्तर वैदिक में भी महिलाओं को पढ़ाने की अनुमति नहीं थी, बंद हो गई थी उनकी एजुकेशन, यहीं से गड़बड़ी हुई। फिर बौद्ध पीरियड में क्या हुआ कि महिलाओं के लिए अलग से मठ नहीं होते थे, उनको पढ़ने की ऐसी अनुमति नहीं थी। फिर उनके एक शिष्य थे गौतम बुद्ध के, उनकी सिफारिश पर परमिशन मिली, लेकिन उसके लिए अलग से मठ स्थापित किए जाते थे, महिलाओं के अलग और बॉयज के अलग। फिर उसके बाद जो मुस्लिम काल आया या मध्य काल आया, उसमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति अगर आई गर्ल्स हायर एजुकेशन की, तो वो उसी में आई। उनका तो बिल्कुल ही बंद हो गया। प्राइमरी में तो चली भी जाती थी क्योंकि मस्जिद में होते थे मदरसे, बाकी सॉरी मकतब, मदरसों में जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी, तो उनकी पढ़ाई पूरी खत्म थी। कुछ महिलाएं संभ्रांत घरों की, घर पे टीचर बुला के उनका हो जाता था, बाकी नहीं होता था। फिर उसके बाद जब जो हमारा भारत स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी उस समय की बात करें, तो पहली बार वुड डिस्पैच में महिला एजुकेशन की बात की गई थी। उसके बाद बहुत सीरियसली यहाँ पे स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें तो दुर्गाबाई देशमुख समिति ने सारी जितनी भी रिकमेंडेशन, इसकी अध्यक्ष भी कौन थी, महिला थी, पहली अध्यक्ष। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि दुर्गाबाई देशमुख महिलाओं की शिक्षा से ही संबंधित है। ये आई 1958 में, लगभग 10 साल बाद आजादी के। कितना समय लग गया महिलाओं के बारे में बात करने में, 10 साल लग गए। योजना आयोग के शैक्षिक पैनल ने जुलाई 57 को सिफारिश की, प्राथमिक, माध्यमिक और अन्य चरणों में लड़कियों के लिए शिक्षा की प्रकृति से संबंधित विभिन्न पहलुओं को जानना चाहिए कि वर्तमान में कन्याओं की शिक्षा की क्या स्थिति है। टोटल उन्हीं की एजुकेशन के बारे में पूरा अध्ययन करना, कहाँ क्या दिक्कत है, क्या हो सकता है नया, कैसे उनको समाज की विकास की धारा से जोड़ा जा सके। इसकी मेन रिकमेंडेशंस ये हैं, महिलाओं के लिए अनिवार्य नामांकन होना चाहिए, एनरोलमेंट कंपलसरी हो। इसके संबंध में 1979 तक सभी 6 से 11 वर्ष की बच्चियों को नामांकन अनिवार्य करने का एक टारगेट डिसाइड किया गया। 1979 तक सब एनरोल हो जानी चाहिए, लेकिन टारगेट ऐसे वाले बहुत ही मुश्किल होते हैं अचीव करना। फिर उसके बाद 1981 तक 11 से 14, पहले तो ये दिया इस एज ग्रुप में कम से कम सारे आ जाए, प्राथमिक एजुकेशन तो सभी लें। और उसके बाद बात करी जो जूनियर सेकेंडरी है उसकी तक के सभी बच्चों का क्या हो, एनरोलमेंट अनिवार्य हो। इसको करने का लक्ष्य, ये पॉइंट याद रखिएगा, किसके लिए क्या एक टारगेट रखा गया, कौन कौन से ईयर तक किस क्लास का कंप्लीट एनरोलमेंट डिसाइड किया गया था दुर्गाबाई देशमुख कमीशन में। इसके बाद आया पिछड़े या आदिवासी क्षेत्रों की बालिकाओं हेतु यातायात सुविधा, छात्रावास सुविधा, छात्रवृत्ति की सिफारिश है, ताकि जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रही थी कि जंगल में आना जाना उनका सेफ नहीं रहता, तो या तो छात्रावास बना दो स्कूल के पास में तो वहीं रहे देख रेख में, या उनको यातायात की सुविधा, कहीं वाहन लगा दिया जाए उनके लिए। जिन क्षेत्रों में बच्चियों के लिए अलग, कब इन्होंने बात की थी, 1958 में, और वो हमने देखी एमपी से शुरुआत हुई थी उसकी, 2000 के आसपास साइकिलें वितरित की गई थी। इतना समय लग जाता है किसी प्लान के बन जाने में और उस प्लान के एग्जीक्यूट होने में। 2000 और 1958, कितने साल हो गए, जरा हिसाब लगाइए, कितने वर्षों का अंतर है। 42 मैडम। 42 ईयर्स लग गए साइकिल वितरण में।
या हॉस्टल बनने में। जिन छात्रों क्षेत्रों के बच्चियों के लिए अलग से विद्यालय ना हो, वहां पर को एजुकेशन की व्यवस्था, भाई अलग से स्कूल नहीं खोल पा रहे तो कम से कम जो है उसी में पढ़ा लो उनको, मगर पढ़ा लो। फिर आई प्रौढ़ शिक्षा की भी बात हुई यहाँ पे। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वयस्क महिलाओं की उपयुक्त शिक्षा हेतु आवश्यक संचित, जो किसी कारण से या तो बाल विवाह हो गया था, ससुराल पहुंच गए, नहीं पढ़ पाए, लेकिन इंटेलिजेंट है, पढ़ने की ललक है, अपने बच्चों को देख के स्कूल जाते हुए उनका भी मन करता है पढ़े, किसी न किसी कारण से घर की जिम्मेदारियों का बोझ आ गया, नहीं पढ़ पाई, उन महिलाओं के लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि वो पढ़ सके बाद में। मतलब सिफारिश है कि उनके लिए सोचा जाए। शिक्षकों हेतु आवास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षक इसीलिए नहीं जाते पढ़ाने क्योंकि दूर है, दिक्कतें हैं, नहीं जा रहे, सब सुविधा मिलेगी, अच्छा वेतन मिलेगा और कोई परेशानी नहीं होगी किसी बात की, तो शिक्षक भी अपना 100% देंगे। स्कूल शिक्षकों का प्रावधान होना चाहिए। स्कूल में शिक्षक हूँ, गांव में कार्यरत महिला शिक्षकों के लिए भत्ता दिया जाना चाहिए। भत्ता होता है, वेतन और भत्ता अलग अलग चीजें होती हैं। वेतन एक, आप जो ड्यूटी कर रहे हो कुछ आवर्स की, वो उसके लिए आपको एक शुल्क दिया जाता है, जबकि भत्ता होता है अलग से जो आपके खर्चे हो रहे हैं, लेकिन वो आपके पर्सनल नहीं है, आपको मिला है उसके कारण वो खर्चे हो रहे हैं। जैसे किराया आपका जा रहा है, आने जाने में आपका कुछ कन्वीनियंस का कुछ लग रहा है आपका, वो भत्ते में आ जाएगा। आप किराए के मकान में रह रहे हो, उसी काम के कारण से वो भत्ते में आ जाएगा। तो ऐसी चीजों के लिए जो अमाउंट मिलता है वो भत्ते में आ जाता है। महिलाओं के लिए छात्रावास खोले जाएं, विद्यालय में यूनिफॉर्म का प्रावधान हो, ताकि कोई अगर बहुत संपन्न घर से है या बहुत गरीब घर से है तो यहाँ पे कहीं हीन भावना से ग्रसित ना हो, जो बच्चा कमजोर परिवार से है। एक जैसे रहेंगे तो एक क्या भावना आएगी, यहाँ से एकता की भावना भी, एकता समिति भी आ गई है। नेक्स्ट आपकी भावनात्मक एकता है, तो यहीं से उसका विचार आ जा रहा है। ये सब सबके प्रति समान भाव रहे। मध्याह्न भोजन का प्रावधान होना चाहिए। पहली बार मध्याह्न भोजन की बात यहीं से आई है और ये मध्याह्न भोजन 1995 से स्टार्ट हो गया था। उसको भी देख लीजिए कितना टाइम, बात कब आई पहली बार, 58 में, 1958 में, और चालू हुआ 1995 में, 1995 में ये मध्याह्न भोजन चालू हुआ। मुझे याद है मैं 8th क्लास में थी, नहीं 5th 6th में आई थी मैं, एक साल पहले वो चालू हो चुका था 1995 में। हाँ, नेक्स्ट हमारी आती है भावनात्मक एकता समिति। क्या है ये? भावनात्मक एकता समिति 1961 में आई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस समिति की स्थापना की गई। किसने गठित किए? सीधा क्वेश्चन है। सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको स्टेबलाइज किया। क्यों किया? शिक्षा के माध्यम से विभिन्नता में एकता को स्थापित करना। अभी जो हम यूनिफॉर्म की बात जैसे देख रहे हैं कि सबकी यूनिफॉर्म एक हो, सब लोग एक साथ एक जैसी पढ़ेंगे, कोई कुरान शरीफ नहीं पढ़ रहा, कोई गीता नहीं पढ़ रहा, सब एक हिंदी गणित इंग्लिश विज्ञान पढ़ रहा है, तो सबका ये आएगा मन में कि हम सब एक जैसी चीजें पढ़ रहे हैं। और कहीं हम धर्मनिरपेक्ष की बात करके चल रहे हैं, पूरा ही हमने चीजों को छोड़ा नहीं है। तो हम ईद का त्योहार भी मना रहे हैं और हम दिवाली भी मना रहे हैं, सब बच्चे सब मना रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली कंसेप्ट को यहाँ पे डेवलप करना था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद थे। भाषा से संबंधित नीति बनाते समय अल्पसंख्यकों की भाषा की अवहेलना न की जाए, उनको भी ध्यान में रखा जाए। जैसे जो राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया हिंदी को, उसके बाद में अन्य भाषाएं भी उसमें रखी गई, भाषा आयोग बना एक उसके लिए, वो सब चीजें हो गई। तो उसी के अकॉर्डिंग या स्कूलों में भी कि ऐसा ना हो कि बच्चे को उसकी जो मदर लैंग्वेज है उसके उसमें कुछ उसको बिल्कुल ही छुड़वा दिया कि नहीं तुमको मदर लैंग्वेज बिल्कुल ही यूज नहीं करनी है। उनकी जो खुद की भाषा है
उसकी अवहेलना नहीं की जाए। जिसमें समझ पा रहा है बच्चा उस पे भी ध्यान रखा जाए। तो जो साउथ इंडिया में बहुत सारे स्कूल हैं, वहां पे दो ही चीजें ज्यादा चलती हैं, दो लैंग्वेज, संस्कृत या फिर इंग्लिश, या फिर उनकी जो मदर टंग है। विद्यालय में प्रतिदिन क्या हो, सत्र आरंभ करने के समय एक सभा का आयोजन। ये जो हमारे यहाँ परंपरा चलती है प्रेयर की, किसी भी अच्छे काम को या कोई भी, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कुछ भी चर्चा करने वाले हैं, उस सब के पहले एक प्रेयर होती है। तो ये कंसेप्ट सबसे पहले कहाँ से आया, इसी भावनात्मक एकता समिति से आया। ये एक सभा होनी चाहिए। आजकल वो प्रेयर पे सिमट गई है। सभा का मतलब यही था कि सब अपने अपने कोई सुविचार आके बोलें और कुछ भी मत अपने प्रकट करें, तो उसके लिए यहाँ पे बात की गई थी। देश से संबंधित राष्ट्रीय दिवस मनाए जाए, ये मनाए जाते हैं। ये सब भी कहाँ से आए, इसकी बात कहाँ हुई, राष्ट्रीय एकता समिति में। अब इस भाषा की अगर बात करें राष्ट्रीय एकता समिति के आधार पे, किस मतलब कैसे पढ़ाया जाए, प्राथमिक लेवल पे, माध्यमिक लेवल पे और हायर एजुकेशन लेवल पे क्या क्या पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय भावना से युक्त कहानी एवं गीत के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, ऐसी चीजें बताना जो हमारे देश की गौरव गाथा हो, जिसमें या तो हमारे देश के जो महान व्यक्तित्व हों उनकी कहानी और उनकी कविताएं, उनके माध्यम से पढ़ाया जाए, उनकी पोयम, उनकी स्टोरी से। फिर जो मिडिल एजुकेशन है उसमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को सामाजिक अध्ययन, भाषा, संस्कृति, नैतिकता आदि आधार विषयों की शिक्षा प्रदान करना। पाठ्य सहगामी क्रिया मतलब होता है कि जो सिलेबस है, सिलेबस के साथ साथ एक्टिविटी भी कराना। अब जैसे, हाँ, हम विज्ञान विषय की शिक्षा पढ़ रहे हैं तो कहीं विज्ञान मेले में ले गए या साइंस सेंटर्स पे ले जाके उनको प्रत्यक्ष दिखाया भी बच्चों को, ये इस टाइप से शिक्षा देना। उच्चतर की बात करें तो विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न भाषाओं, कलाओं, साहित्य और संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा, भ्रमण विधि द्वारा शिक्षा, इसमें भी आ जाएगी भ्रमण विधि। और यहाँ पे मेन ये है कि अब यहाँ पे स्ट्रीम अलग अलग हो जाते हैं, यहीं से डिसाइड कर लेगा बच्चा उसको भविष्य में बनना क्या है, किसमें उसका इंटरेस्ट है। ये आ गया एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कोठारी कमीशन, कोठारी एजुकेशन कमीशन। 14 जुलाई 14 जुलाई 1964 में स्टेबलाइज हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट दी 29 जून 1966 में। 2 साल लग गए इसको अपनी रिपोर्ट देने में। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह आयोग गठित किया गया। मतलब विभिन्न पहलुओं पर, यानी कि बहुत सारी अलग अलग चीजों पर ध्यान देने के लिए, जिसके अध्यक्ष के रूप में दौलत सिंह कोठारी, इनका नाम याद रख लीजिएगा, दौलत सिंह कोठारी। सीधे कोठारी कमीशन ना पूछ के ऐसे भी पूछ सकते हैं घुमा फिरा के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी विशेष बात क्या थी, इसकी लगभग सभी सिफारिशें प्रथम शिक्षा नीति, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में इंक्लूड कर ली गई थी। सब, लगभग सभी, यानी कुछ छूटी होंगी एक दो, बाकी सारी मान ली गई। इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या थी सिफारिशें, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए। बात कहाँ हुई थी, हमने वर्धा एजुकेशन पढ़ी थी, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, वहां उन्होंने बात की थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो यहाँ पे वो सिफारिश में आया, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी में इसे सिफारिश यानी रिकमेंडेशन को मान भी लिया गया। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के स्तर पर प्रवेश के नियम कठोर हों। ऐसा नहीं कोई भी आया, पढ़ना लिखना आता है नहीं आता है, एडमिशन उसको दे दिया, नहीं, फिल्ट्रेशन हो, देखभाल के एडमिशन हो।
AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। संवैधानिक मतलब एक होता है वैधानिक, एक होता है संवैधानिक, और कौन कौन सी चीजें होती हैं? क्या होता है संवैधानिक? जो संविधान में है हाँ, वो जो होगा। संविधान की हाँ, जो संविधान का पार्ट है वो हो गया संवैधानिक। प्रौढ़ शिक्षा के लिए उत्तरदायी संस्थानों को विकसित किया जाए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। प्रौढ़ शिक्षा जैसे हम देख रहे थे वयस्क एजुकेशन, प्रौढ़ में और भी ओल्ड एज, ज्यादा उम्र वाले लोग भी आ जाएंगे, उन्हें भी पढ़ना है और हमको पूरे संपूर्ण भारत को साक्षर बनाना है, तो ये प्रौढ़ शिक्षा अभियान बहुत जरूरी है। क्योंकि जो नीचे से नहीं पढ़ पाए, अब उनको डायरेक्ट आपको प्राइमरी की एजुकेशन देना है, तो प्रौढ़ शिक्षा उनके लिए लाया गया है। मतलब इन्होंने बात की, रिकमेंडेशन लेके आए। शिक्षक के कौशल पर ध्यान दिया जाए कि ठीक है वो इंटेलिजेंट है, पढ़ाना भी आता है, लेकिन कुछ चीजों में अगर वो कमजोर है तो उसकी इफिशियंसी बढ़ाई जाए, उसकी स्किल डेवलप की जाए। शिक्षकों के लिए उचित योग्यता और जिम्मेदारी के साथ साथ पर्याप्त और संतोषजनक सेवा शर्तें रखी जाए। कोई भी किसी काम को ज्यादा अच्छे से तभी करेगा जब वो खुद सेटिस्फाइड होगा, खूब मेहनत कर रहा है, जी जान लगा के पढ़ा रहा है, लेकिन उसको वेतन नहीं मिल रहा है पर्याप्त, या दूसरी सुविधाएं, ठीक है वेतन नहीं चाहिए उसको, वो फ्री सेवा कर रहा है, तो उसे कम से कम चौक डस्टर, ये बेसिक नीड की जो चीजें होती वो तो मिले। खिन्न भाव से अगर वो आएगा पढ़ाने तो किस मन से पढ़ाएगा? वो खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपने ज्ञान को साझा भी नहीं कर पाएगा ठीक से। शिक्षकों को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर लिखने की स्वतंत्रता दी जाए, होना चाहिए, यहाँ पे दी गई तो बाद में है। ये सिफारिश उसमें जब ऐड होगी तो दी गई, यहाँ पे आएगा रिकमेंडेशन है तो दी जाए। त्रिभाषा सूत्र के जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे? हिंदी भाषा राज्यों में दक्षिणी राज्यों की भाषा को बढ़ावा देना। क्या बता रही है? जो हिंदी जहां बोली जाती है, जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान में, इनमें हिंदी भाषा बोली जाती है और राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, मातृभाषा भी हिंदी है। उनमें क्या कर रहे हैं? दक्षिणी राज्यों की भाषा को बढ़ावा देना, साउथ की लैंग्वेज सिखाओ इनमें। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना। जो साउथ इंडिया है वहीं पे गैर हिंदी राज्य है, वो उसमें हिंदी सिखाओ, अंग्रेजी सिखाओ और क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दें। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं का प्रावधान हो। जो बहुत ही इंटीरियर विलेजेस हैं, जहाँ पे बहुत कम सुविधाएं हैं, लाइट नहीं है, रास्ते ठीक नहीं है, पहाड़ी इलाके हैं, ऐसी जगह पर भी क्या करें? शैक्षिक सुविधाएं बढ़ाएं, वहां पर कम से कम टीचर, स्कूल और स्कूल से रिलेटेड व्यवस्थाएं करें। शैक्षिक सुविधाओं में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने हेतु सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों की शिक्षा पर जोर देना। अच्छा, ये उद्देश्य है, तो एक उद्देश्य इसका क्या है? शैक्षिक सुविधा में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। मतलब क्षेत्रीय असंतुलन से मीनिंग है इनबैलेंस वाली कंडीशन की, एक ही जगह है वहां पे, मतलब कुछ बटा होता है ना, एक बड़ा एरिया है उसमें छोटे छोटे एरिया में डिवाइडेशन रहता है, तो कहीं तो बहुत सुविधाएं हैं और कहीं पे सुविधाएं नहीं है, ये असंतुलन की स्थिति हो जाती है, इसको दूर करना। सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों की शिक्षा पर पर्याप्त जोर देना। ये भी बैलेंस के लिए है कि पुरुष समाज पढ़ता चला जा रहा है, लड़कियां पिछड़ी हैं, लड़कियों को कुछ आता ही नहीं है, उसको भी लेके आओ। ये सामाजिक न्याय नहीं है, संविधान में लिखा हुआ है कि सबको समानता का अधिकार है, उसको पूरा नहीं कर रहा अगर लड़कियां नहीं पढ़ रही तो। पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के बीच शिक्षा के विकास के लिए क्या करें? विशेष एफर्ट्स लगाए जाएं, स्पेशल एफर्ट्स लगाए जाएं, उसके लिए लगाएं। इस हेतु बनाया गया इसको, त्रिभाषा सूत्र को। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान
किए जाने हेतु इसको लाया गया। क्या है अब ये त्रिभाषा सूत्र आ गया। अब ये प्राथमिक स्तर पर, ये प्राथमिक शिक्षा में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के नामांकन बढ़ाए जाए, उनकी विद्या बीच में छोड़ने की समस्या का समाधान किया जाए। त्रिभाषा सूत्र को अपनाया जाए, हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय, संस्कृत एवं ज्ञान विज्ञान व तकनीकी की शिक्षा इन सभी में दी जाए, है ना, जिसको जो इसमें सुविधा पड़े। और उच्च शिक्षा में रोजगार शिक्षा देने हेतु व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा बच्चों को दी जाए। यहाँ तक का हमारा हो गया है कोठारी कमीशन। अब ये इसी की कमीशन की रिकमेंडेशंस पे आई थी पहली एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसको कहते हैं, 1968। अध्यक्ष उस समय पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। अब यहाँ इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। जो हमारी हम कंपैरेटिव टेबल है उसमें तीनों हमने एक साथ ले ली है। 3 एजुकेशन पॉलिसी होगी ना अभी तक हमारे यहाँ, एक लेटेस्ट है 2020 की और एक उस इसके बाद की है। उन सभी को टेबल में रखा है तो वो हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन जो हमारा सीक्वेंस यहाँ चल रहा है, अभी हम पहुंच गए थे कोठारी कमीशन हमारा कब आया है? 1964-66। इसके आगे अब हम चलेंगे, ये जो दूसरी संस्थाएं हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे सीक्वेंस, ताकि आपका बिगड़ेगा नहीं 2 के टेबल जैसा। भारतीय अनुसंधान परिषदें एवं शिक्षा नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी रही हैं? पहली हमारी है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। इसमें सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को, ये जो समितियां आई हैं या परिषद आई हैं, ये मुख्य इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो रिसर्च के बारे में ही बात करने के लिए था कि इसमें रिसर्च होनी है, इसके लिए इनमें रिसर्च करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उस सबसे रिलेटेड बातें इन काउंसिल्स में की गई, इसलिए इनको बनाया गया। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, सोशल साइंस के फील्ड में रिसर्च कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 1969 में इसको गठित किया गया। इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए भी ये काम करेगी। और भारत में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं, परियोजना मतलब प्रोजेक्ट, फेलोशिप और इंटरनेशनल सहयोग जो रहेगा, क्षमता निर्माण सर्वेक्षण यानी कि कैपेसिटी जो बिल्ड सर्वे है वो, पब्लिकेशन आदि के लिए फंड देने का काम भी ये काम करेगी। सोशल साइंस से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब ये देखेगी। राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान दस्तावेज केंद्र सामाजिक विज्ञान में शोधकर्ताओं को लाइब्रेरी और सूचना सहायता, मतलब जिसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी प्रदान करेगा। ICSSR ने भारत में सामाजिक विज्ञान समुदाय के बीच डेटा के साक्षात्करण और पुनः उपयोग के माध्यम से शक्तिशाली अनुसंधान वातावरण को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? राष्ट्रीय डेटा सेवा के रूप में इसको क्या किया है? इसकी सेवा को शुरू किया है। यहाँ से सीधा डेटा मिल जाएगा, जिस भी सोशल साइंस में रिसर्च के लिए जो भी डेटा चाहिए वो यहाँ से मिलेगा। दूसरा आता है भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद। अब हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी होनी है रिसर्च, उन सब पे काम करने के लिए ये है 1860 का अधिनियम। कौन सा? 1972 में सोसाइटी पंजीकरण एक्ट, 1960 का अधिनियम 21, ये है ना 21 है, ये 21 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई।
इसमें सारी चीजें, मतलब सीधा आपको याद रखना है कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद किससे रिलेटेड है, हिस्टोरिकल रिसर्च से रिलेटेड है। इनके शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, इसीलिए स्पेशली लिखे गए हैं यहाँ पे सब। इसके जो क्षेत्रीय केंद्र हैं उनके नाम याद रखिए, एक है बेंगलोर में, दूसरा है गुवाहाटी में। चलिए ये एक और है यहाँ पे, भारतीय दर्शन फिलोसफी से रिलेटेड रिसर्च के लिए है। 1977 में बनाई गई ये काउंसिल। भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका गठन किया गया है और इसका गठन एक विशेष एजेंसी के रूप में किया गया, स्पेसिफिक एजेंसी के रूप में किया गया है। इस परिषद की व्यापक आधार वाली सदस्यता है। व्यापक आधार से मतलब है बड़ा आधार। बड़ा आधार का मतलब है बहुत सारी संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसको कहा गया व्यापक आधार वाली। बेस जो है इसका बहुत फैला हुआ है। इसमें ये नाम पढ़ लीजिए, ये सब है इसमें। सामाजिक वैज्ञानिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि, मतलब इसके जो कमिटी मेंबर हैं वो बहुत सारी अलग अलग संस्थाओं के लोग हैं। शासकीय निकाय, गवर्नमेंट बॉडी और अनुसंधान परियोजना समिति आरसीपी इस परिषद के मुख्य प्राधिकरण है, अथॉरिटी। ये निकाय सुपरिभाषित शक्तियों और कार्यों के साथ निहित है। ये हो गया यहाँ तक आपका। सारी काउंसिल्स, रिसर्च से रिलेटेड सारी काउंसिल्स यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई।